तो चलिए एक और न्यू स्टेट पेपर सॉल्व करेंगे अभी हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 का। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 1 दिसंबर का पेपर को, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 62। यहाँ पर मैं बता दूं कि आज मेरा लास्ट सेट पेपर होगा। आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में जितने भी दिनों में आपका पेपर हुआ था, जितने भी शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था, मैंने आपको हर एक दिन का पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, केवल आपका 1 दिसंबर का पेपर रह गया था, जिसको मैं आज यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, किसी किसी दिन का मैंने 2-2 शिफ्ट के भी पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है। तो आज हम लोग 1 दिसंबर का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो एक बार जाके आप लोग प्लेलिस्ट जरूर से चेक करना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जितना भी मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर भी जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तब जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे। और चूंकि ये मेरा वीडियो रिकॉर्डेड होगा, आप लोग जैसे हिसाब से आप देखना चाहो वैसे जल्दी देख सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई आपको एक समीकरण दे रखा है, बोला है कि इसका मूल अल्फा और बीटा है, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। यानी आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, बोला इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है, तो आपको वो समीकरण बताना है, यानी आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो बताओ इसको कैसे बनाओगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं छोटा सा कुछ फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इसका जितना भी फॉर्मूला होगा मैं हल्का बता देता हूँ। अगर कभी भी आपको कोई भी द्विघात समीकरण का, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको मूल दे दिया जाए, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा किसी समीकरण का मूल है, अगर आपको मैं अगर इससे अगर इक्वेशन बनाऊं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया फॉर्मूला। यानी कभी भी अगर आपको जब दो मूल दे दिया जाए, यानी दो रूट दे दिया जाए, अगर आपको इक्वेशन बनाने बोले तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। क्लियर है, ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, कभी कभी मान लो अगर मैं इसी का बात करूं, अगर कोई जनरल इक्वेशन की बात करूं, अगर द्विघात समीकरण का अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इसी समीकरण में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसका मूलों का योग, इसका जो दो ठो मूल होगा यानी जो दो रूट होगा, इसका अगर आप मुझे बताओ कि इसका मूलों का योग क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस बी बाई ए करते हैं, और यही मेरा क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी आपको मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी बाई ए हो जाता है, यानी आपका कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाई ए हो जाएगा। और यही मेरा किसके बराबर होगा, उनके मूलों का गुणनफल के बराबर होगा। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर आपको इसका जरूरत था, तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको हटाता हूँ। तो सबसे पहले आपको बोला है कि इस इक्वेशन का मूल अल्फा और बीटा है, तो पहले मैं निकालता हूँ कि अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा क्या। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप जल्दी से निकाल लो, जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो आप इसका मूल। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 गुना 4 यानी आपको 8 है। आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव में 7 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो 8 में से -1 जाएगा तो ये 7 बन जाएगा पॉजिटिव में, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से मैं भाग दे देता हूँ, यहाँ पर भी 2 से भाग दे देंगे, यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस, यानी एक मूल मेरा आ जाएगा -4 और दूसरा मूल आ जाएगा मेरा 1/2। तो ये मेरा पहले 2 मूल निकल के आ गया। क्लियर है सभी लोगों को, यानी मेरा मैं कह सकता हूँ ये अल्फा का वैल्यू हो गया और ये बीटा का वैल्यू हो गया, क्योंकि यही 2 मूल आपका दे रखा था। अब मेरे को क्या बोला है कि आपको वो समीकरण बनाना है जिसका जो आपका मूल आपको अल्फा और बीटा स्क्वायर हो, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये बीटा स्क्वायर हो गया। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अब आप इससे नहीं बना लोगे इक्वेशन, अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो बस को मैं इसको हटाता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, याद रखिएगा 16 और 1/4, पहले ही आपको मूल याद है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 16 प्लस 1/4 एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल, यानी एक्स इंटू 1/4 हो जाएगा,
इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर मैं 4 को मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट से। तो 4 को जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x² हो जाएगा, माइनस 16×4 = 64 और एक 65 यानी 65x हो जाएगा, प्लस 4 से ये 4 कट गया और 4 4 गुना हो गया यानी 16 हो जाएगा, इक्वल टू 4 वहाँ चला जाकर गुना हो जाएगा यानी ये 0 का 0 बन जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही आपका समीकरण बनेगा। क्लियर है। अब देखो, अब मैं बताता हूं। अब जैसे कि मेरा दो मूल क्या था, याद रखिएगा, दो मूल मेरा क्या था, एक 16 था और एक 1/4 था। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि देखो ये तो इक्वेशन बन गया ना, समीकरण, अब मैं पूछता हूं कि बताओ मूलों का योग क्या होगा, तो आप इसको जोड़ने से अच्छा जो मैंने फॉर्मूला बताया था -b/a, आप डायरेक्ट से कर सकते हो। -b/a मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -65 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका 65/4 हो जाएगा। -b/a, x² कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। तो देखो अगर आप इसको जोड़ोगे तो यही ना आएगा। और अब अगर बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने क्या बताया था, c/a, तो c क्या, कांस्टेंट टर्म 16/4 यानी क्या आ गया, 4 आ गया। अगर आप इसको गुना भी करोगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ रहे हो। तो ये सब चीज आपको फिलहाल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 मीटर लंबी पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, बताओ। अब आपको पता होना चाहिए, कोई भी ट्रेन अगर किसी पुल को पार कर रहा है तो मेरा डिस्टेंस क्या बन जाता है, ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अब स्पीड इक्वल टू पहले होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो बस अब आप सॉल्व करो। स्पीड आपको ट्रेन का दे रखा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको हम लोग पहले ही चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से गुना कर लेते हैं। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पहले तो पुल का लंबाई यानी 815, ट्रेन का लंबाई आपको निकालना है तो मैं इसको टी मान लेता हूं, या फिर आपको जो मानना है मान लीजिए। समय कितना लग रहा था, 54 सेकंड लग रहा था। अब आप सॉल्व कर लो, तो 18 से काटेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 5 3 15, ठीक है, ये 5 3 15 बन गया। तो 15 5 75, 7 और 15 6 90 और 90 और 7 97, यानी 975 हो गया। 975 में अगर 815 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 160, यानी ट्रेन का लंबाई आपको पता चल गया कितना होगा, 160 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसको ट्राई करो। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, यानी विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर का हम लोग सम करके देख लेते हैं कि वो नंबर 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो यहां पर देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या, 1 1 1, सभी नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 3 का मल्टीपल है, यानी 3 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी भाग हो जाता है, यानी ये नंबर 3 का डिविजिबल में है। फिर दूसरा क्या है, 1 4 1, ये आपका क्या हो गया, 6 हो गया, ये भी आपका 3 का मल्टीपल में है। तीसरा क्या हो गया, 1 2 1, यानी 2 3 4, अब 4 आपका 3 से भाग नहीं होता, यानी ये आपका 3 का डिविजिबल में नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको देखो, क्या बोला है, 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर निवेश की गई राशि कितनी समय में तिगुनी हो जाएगी, बताओ। अब इसको भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट से फॉर्मूला बताता हूं कि देखो, इसका अगर आपको छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको काफी बार आपके साथ शेयर किया है, कि मैंने आपको बताया भी था कि देखो इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, दोगुना तिगुना या फिर पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में, किसी भी तरीका से दे दिया जाए तो आप उसे पुट करके निकाल सकते हो, या फिर आप बेसिक से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर अगर आपको रेट दे रखा है 12.5% का, तो आप खुद से मान लो मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है, अमाउंट कितना हो जा रहा है, तिगुना, यानी कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। तो आप यहां से भी आप टाइम निकाल सकते हो इजिली। अब आपको पता होना चाहिए, मोस्ट पॉपुलर एक फॉर्मूला होता है जब आप कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जाते हो, तो SI क्या होता है, P/R/T/100, यही होता है ना। तो यहां से टाइम आप निकाल नहीं सकते आसानी से। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरा SI/100, यानी SI मेरा कितना हो जाएगा, देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो वही मेरा SI आ जाएगा। SI मेरा निकल के आ गया 200, तो 200 गुना 100, और प्रिंसिपल तो 100 ही था, और रेट कितना था, 12.5% था। तो 100 से 100 कैंसल, और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो चिपक जाएगा। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे तो ये 8 और 0, 5 से काटेंगे 16, यानी समय हो जाएगा 16 साल, यानी 16 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
ये है बेसिक। अगर इसका बात करेंगे जो फॉर्मूला का मैं बता रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे वर्ष पूछे या तो आपसे दो ही चीज पूछता है, या तो टाइम पूछेगा या तो आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। तो यहाँ टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 100 और बाई आर हो जाएगा। बेसिकली ये भी चीज फॉर्मूला से ही डिराइव होकर बना है, कोई ट्रिक उरिक नहीं होता है, ठीक है। ये n क्या है, अगर आपको बोले आपका अमाउंट तिगुना, डबल, 2 टाइम्स, या फिर पॉइंट में दे दिया जाए ना कि 1.3 टाइम्स हो जाएगा या फिर 1.4 टाइम्स, आप n का जगह पे पुट कर सकते हो। अब आपसे t पूछे या r पूछे, यानी टाइम पूछे या फिर दर पूछे, आप आगे उल्टा पुल्टा कर सकते हो इधर उधर। तो यहाँ पर मेरे से टाइम पूछा है तो कितना हो जा रहा है, तिगुना हो जा रहा है, यानी 3 में से एक जाएगा 2 हो जाएगा, n-1 यानी 3 से एक जाएगा 2, 2 गुना 100, और रेट कितना है आपका 12.5% का रेट है। तो सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा, 16 वर्ष ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछा गया था। क्या बोला गया था, मैं समझा देता हूं। निम्नलिखित तालिका ओलंपिक में पिछले 5 वर्षों के दौरान 5 वर्षों के दौरान देशों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाती है। जैसे कि आप देख सकते हो 2012, 13, 14, 15, 16, ये डिफरेंट कंट्री है, XYZ T। एक्स कंट्री 2012 में इतना पदक जीता है, 13 में इतना, 14 में इतना, 15 में इतना, 16 में इतना। तो इसी तरीके से ये टेबल में दर्शाया जा रहा है, 4 देशों का पिछले 5 सालों में आपको पदक को दर्शाया जा रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखते हैं हम लोग। बोला वर्ष 2014 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, बताओ। तो कौन सा वर्ष बोला है, 2014। तो 2014 में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पदक कौन सा कंट्री जीता है, तो आपको दिख रहा होगा टी कंट्री जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली टी, ऑप्शन नंबर डी। यानी एक क्वेश्चन इसको देखो। अच्छा, एक को ये यहाँ पर मैंने इंग्लिश में कर रखा है, ये क्वेश्चन का यहाँ पर इंग्लिश में है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन को इंग्लिश करने में मेरे को टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी कारण से थोड़ा लेट होता है। बाद बाकी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर काफी सारे लोग बोलते तो है इंग्लिश में करो, और यहाँ पर मैं इंग्लिश में करता भी हूँ, बट उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता है। बात समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपको ज्यादातर हिंदी में ही कराता हूँ, और आपका ऑफिशियल पेपर जितने भी है आपका अवेलेबल है वो सारे मैक्सिमम हिंदी में ही अवेलेबल है। बात समझ रहे हो। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो यहाँ पर। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो क्वेश्चन आप हिंदी में देख रहे हो पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन ही पेपर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है, दो संख्याओं का लघुत्तम संप्रवर्तक और महत्तम संप्रवर्तक क्रमश 60 और 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, अभी भी बन रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में। तो 12 25 60 यानी 5 गुना 3 15 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके उन्हीं दो नंबर के एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये सभी को पता होगा, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे नंबर सिस्टम में, एलसीएम एचसीएफ में मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो यानी 60 गुना 3, और एक नंबर अगर आपको दे रखा है 12, तो आप यहाँ से आपको दूसरा नंबर बताना था, तो बस यही हो जाता 5 गुना 3 15, ठीक है। और जो कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता होगा आरआरबी ग्रुप डी में अगर बात करेंगे मैथ में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि पैटर्न के हिसाब से। बट कुछ कुछ शिफ्टों में अगर आप देखोगे ना तो 28 से 29 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और अभी भी एनटीपीसी एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, 30 क्वेश्चन होते हैं पेपर में पैटर्न के हिसाब से, बट किसी किसी शिफ्टों में 32-33 क्वेश्चन भी पूछे गए थे फरवरी के मंथ में। बात समझ रहे हो। तो इसलिए क्वेश्चन के रेलवे में कोई भरोसा नहीं होता है कि आपका क्वेश्चन मतलब जितने बोले गए उतने ही देंगे, वो ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसी शिफ्ट में जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसी शिफ्ट में 27 से 28 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी आप लोग देख लेना। क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। यानी वॉल्यूम दे रखा है कितना, 550 ml, 8% नमक है, तो आपसे नमक का ही मात्रा पूछ रहा है, यानी 8% का ही केवल वैल्यू पूछ रहा है, तो 8% का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 11 और 2 और 4 यानी 11 गुना 4 44 ml इसमें नमक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको देखो। क्या बोला है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगा। यानी क्या बोला है, एक कोई रोम्बस है, ठीक है, कोई एक रोम्बस है। सबसे पहले तो आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। आपको जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि रोम्बस का जो चारों भुजा होता है वो एक बराबर होता है, बट जो डायगोनल होता है
यानी जो विकर्ण होता है वो आपका अलग अलग होता है, ठीक है, मगर स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल भी आपका इक्वल होता है। तो अब यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रोम्बस का जो दोनों डायगोनल होता है, जो जब दोनों डायगोनल जब आपस में इंटरसेक्ट करता है तो दोनों आपका आधा आधा बंटता है, यानी दोनों डायगोनल आपस में जब इंटरसेक्ट करता है तो दोनों आपका बराबर बराबर भाग में कटता है। तो बस अब चूंकि ये आपका 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री बनता है और ये भी 90 डिग्री बनता है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब किसी भी भुजा को आप मान के बना सकते हो, यानी ये 12 हो गया। अब क्या बोला, इसका एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब किसी को भी आप मान लो 12 सेंटीमीटर का इसका विकर्ण है, तो दो मतलब बराबर बराबर भाग में उसका विकर्ण डिवाइड हो रहा है। यानी अगर मैं मानता हूं कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो गया। अब आप यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर ये वाला साइड नहीं निकाल लोगे आसानी से, और आपसे दूसरा डायगोनल का ही तो लंबाई पूछा है ना, तो निकाल लो। तो यहाँ पर मैं पैथागोरस थ्योरम डायरेक्ट से लगा दे रहा हूँ, ये ए हो गया मान लो, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब आप जानते हो पैथागोरस थ्योरम से यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये मान लो अगर बी सी स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, यानी अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 108, यानी 108 अंडर रूट यानी अंडर रूट 108। अब आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 36 गुना 3 हो जाएगा, यानी 36 गुना 3, यानी मैं किसको कैसे लिख सकता हूँ 36 सॉरी 6√3 हो जाएगा। अब यानी ये वाला मेरा निकल के आ गया 6√3। तो आपसे टोटल का लेंथ पूछा था डायगोनल का, तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे, यानी 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना 2 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12√3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपसे अगर एरिया पूछ लेता तो आपके पास 2 डायगोनल आ गया तो आप निकाल सकते हो एरिया, हाफ d1 इंटू d2। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। ये नंबर दे रखा है आपको, x का वैल्यू बताना है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो 0.0361, देखो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 4 जीरो चिपक जाएगा, क्योंकि ये x साथ में है और ये पॉइंट 1.9 है। अब आपको पता है 361 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है, तो ये 19 निकलेगा बाहर और ये आपका 100 का स्क्वायर था। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो जैसा चाहो वैसा। तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 190 हो जाएगा, क्योंकि वहां चला गया तो 19 से काट लेंगे तो 10, यानी x का वैल्यू 10 आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड। एक क्वेश्चन इसको देखो, क्या बोला, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यानी इन चारों ऑप्शन में बताओ कि किसका स्क्वायर रूट एक आपका रैशनल नंबर है, वो आपको बताना है। तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, पी बाई क्यू। किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर देखोगे तो 144 है, 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का स्क्वायर रूट है, यानी 12 ही क्या हो गया रैशनल नंबर बन गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और जो नंबर परिमेय संख्या नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, यहां पर बोला बाल्टी बी की क्षमता बाल्टी ए की क्षमता से दोगुनी है। यदि बाल्टी बी 60 बार में एक खाली ड्राम को भर सकता है, तो ए और बी दोनों बाल्टियां एक ही साथ डाली जाए तो खाली ड्राम को कितने बार में भरेगी, बताओ। अब देखो यहाँ पर ए और बी कोई दो बाल्टी है। पहले क्या बोला, बाल्टी बी की क्षमता बाल्टी ए की क्षमता से दोगुनी है, यानी अगर बाल्टी ए अगर 1 यूनिट भर रहा है तो बाल्टी बी कितना भर रहा होगा, 2 यूनिट भर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ये क्षमता दे रखा है। अब क्या बोला, बाल्टी बी अगर 60 बार में कोई खाली ड्राम को भर सकता है। अब मेरा बात को समझना, मान लो ये आपका कोई ड्राम है, अब आपको पता है बाल्टी बी 2 यूनिट भर रहा है और 60 बार में अगर पूरा ड्राम को भर देगा तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 60 गुना 2 यानी 120 यूनिट का कैपेसिटी होगा पूरा ड्राम का। अब आप यहां से आपसे क्या पूछा है, ए और बी दोनों मिलकर अगर भरेगा तो कितने बार में वो ड्राम को भर सकता है। और अगर आपसे ए के बारे पूछता तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि 120 बार में भरेगा। अगर दोनों मिलकर अगर भरेगा तो कितना यूनिट भर पाएगा, 3 यूनिट भरेगा, और 120 यूनिट को भरना है तो टोटल कितना बार लेगा, 40 बार में भर पाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 बार। एक क्वेश्चन इसको देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो पहले आप लोग। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश में हो गया और ये आप लोग के लिए हिंदी में हो गया ऑफिशियल क्वेश्चन। चलिए मैं इसको यहाँ पर ट्राई करता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पारस, जो यहाँ पर आपको पढ़ने में मिला होगा पारस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज, रेंज होता क्या है। देखो ये स्टैटिस्टिक का सब चीज़ है, मैं हल्का बता देता हूँ ताकि समझ आ जाए।
देखो कभी भी कोई भी डेटा, अगर मान लो कोई डेटा ए बी सी डी और ई, ये मैंने मान लो कि मैंने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। अगर कोई बोलेगा कि आपको बताना है कि इस डेटा का रेंज कितना होगा, यानी पारस कितना होगा, तो रेंज इक्वल टू होता है क्या है, उस डेटा का सबसे बड़ा नंबर और उस डेटा उसी डेटा का, ग्रुप ऑफ डेटा का सबसे छोटा नंबर का जो भी डिफरेंस होता है वही मेरा रेंज के बराबर होता है। अगर ये नंबर आरोही क्रम में है तो यहां पर मेरा रेंज क्या हो जाएगा, यानी पारस क्या हो जाएगा, ई माइनस ए हो जाएगा। यही होता है मेरा रेंज, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग पारस। समझ गए? चलो अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तीन संख्याओं का औसत 28 है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि कोई तीन संख्या होगा ए बी सी। देखो इस क्वेश्चन में करना बहुत कम है, आपको पेन बहुत कम चलाना, दिमाग ज्यादा चलाना है। ठीक है, ये कोई तीन नंबर ए बी सी मैं लिख लेता हूं, और ये भी मैंने आरोही क्रम में लिख लिया। जैसे कि मान लो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर, और ये लार्जेस्ट नंबर मैं मान लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, तीनों संख्याओं का औसत 28 है, तो मतलब मैं कह सकता हूं इन तीनों का सम कितना होगा, 84 होगा, यानी 84 होगा। आगे क्या बोला है, यदि सबसे छोटी संख्या में दो जोड़ा जाए, मतलब दो दो जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो फिर से उसी तरीके से अगर दो इसमें जोड़ देंगे और फिर ये नंबर तो ऐसे ही रह जाएगा, और सी में 5 घटा देंगे, तो क्या बोला है कि 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर मध्य हो जाता है। यानी मध्य का जो जो बीच वाला जो नंबर होगा, यानी ये जो नंबर बी होगा ना, वो इन तीनों का समांतर मध्य के बराबर हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप जानते भी हो कि जो मीन बोलो या औसत बोलो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। अब यहां पर एक चीज समझो, पहले तो क्या बोला कि पहला जो छोटा नंबर में दो जोड़ेंगे और बड़ा नंबर में 5 घटाएंगे, तो नेट चेंजेस क्या होगा, यानी उसमें परिवर्तन क्या होगा पूरा सम ऑफ नंबर में, क्योंकि आपको पता है इन तीनों का योग है 84। अगर छोटा नंबर में दो जोड़ेंगे और बड़ा नंबर में 5 घटाएंगे तो चेंजेस कितना का होगा, +2 और -5, यानी कितना होगा, 3 नंबर से वो घट जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इन तीनों का जो नया योग होगा वो अब कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसी 81 का जब आप मध्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यही 27 किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि जब हम 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर मध्य हो जाता है, यानी बी का वैल्यू 27 निकल के आ गया। अब बी का वैल्यू निकल के आ गया तो आगे क्या बोला है, जबकि आंकड़ों का इस नए समुच्चय का पारस 36 हो जाता है। यानी अब जो नया जो आपका जो रेंज होगा वो 36 हो जा रहा है। तो अब आप समझ चुके हो कि अगर मेरा बी का वैल्यू अगर 27 बन गया और जो उन लोगों के बीच में जो रेंज होगा वो कितना का होगा, 36 का होगा। ध्यान दीजिएगा 36 का होगा। तो अब आप यहां से नहीं निकाल लोगे आसानी से, यानी मैं कह सकता हूं कि बी का वैल्यू अगर 27 हो गया, देखो देखो 27 हो गया ना इसका, तो मैं 81 में से अगर 27 को घटा दूं, क्योंकि ये नंबर तो अब कोई काम का नहीं रहा क्योंकि वैल्यू निकल चुका है, तो 11 से 7 जाएगा 4 और आपका 7 से 2 जाएगा 5। यानी इन दोनों नंबर का बीच का जो सम होगा, यानी जो बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का बीच का जो मतलब जो दोनों नंबर का बीच का जो सम होगा वो कितना होगा, 54 का सम होगा। यानी मैं सिंपली a प्लस सी को अब समझ सकता हूं, ये 54 हो गया। और अभी मैंने आपको बताया अगर आंकड़ों का पारस अगर 36 हो गया तो इसका मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना का होगा, 36 का डिफरेंस होगा। 36 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर मैं इसका बीच का डिफरेंस भी लिख देता हूं, तो ये a माइनस ए प्लस सी लिख रहा हूं क्योंकि सी आपका बड़ा नंबर था। ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस हो गया 36 का। अब आप यहां से ए और सी का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से, निकाल लो यार। आपको जब आपको पता है डायरेक्ट अगर सी का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, यानी 6 4 10 और 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 ना 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, यानी सी का वैल्यू आ जाएगा 45। उसी तरीके से ए का वैल्यू डिफरेंस का आधा, यानी कितना हो जाएगा, 14 18 यानी 9 हो जाएगा। और ये तो मेरा बी का वैल्यू था ही मेरे पास कितना, 27। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तीनों संख्याओं का मूल्य समुच्चय का सबसे बड़ी संख्या क्या था, यानी जो ओरिजिनल जो डेटा था उसमें आपसे बड़ा नंबर का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा पहले यहां पर कौन सा है, सी है, तो सी मतलब 45, तो 45 ठीक नहीं मारोगे आप, आपसे ओरिजिनल डेटा का बात कर रहा था। तो सी अगर 45 है कब, 5 घटाने के बाद, यानी 5 अब उसमें हम जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 50। क्लियर? तो ये आपको करना था। चलिए
एक क्वेश्चन इसको देखो, बोला 17424 किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, आपको बताना है कि 17424 किसका स्क्वायर रूट है। तो चेक कर लो, हम लोगों को पता है अगर चार, अगर देखो ये 4 है तो ये कौन से किस यूनिट डिजिट के स्क्वायर में आपका 4 आपको आता है स्क्वायर में, तो एक 2 का आता है, एक 4 का आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट की बात करें तो ऑप्शन कौन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है ना। नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा, 2 का ही तो 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और एक 4 का। अब चूंकि आपको स्क्वायर रूट आपको निकालने आना चाहिए कि किस नंबर का ये स्क्वायर है, तो 174 किस नंबर के स्क्वायर के नियर आ रहा है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, या तो 132 या तो 134। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में मतलब 132 है, यानी करेक्ट आंसर 132। एक क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी से है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि एक रेखा की ढाल स्लोप ज्ञात कीजिए यदि, यानी फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इफ। तो अब बताओ कौन सा आप कथन पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए, आपको बताना नहीं है, बस बताना है कि कौन सा पर्याप्त होगा या नहीं होगा। तो पहला पहला आपका क्या कथन में बोला है, पहला कथन में ही आपको इक्वेशन दे रखा है कि y इक्वल टू 3x+2। तो क्या आप इससे स्लोप निकाल सकते हो क्या, तो हाँ, हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है बड़ी अच्छे तरीके से स्लोप, अच्छा तरीके से मैंने आपको स्लोप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, y इक्वल टू mx+c फॉर्म में लेके आते हैं। और ये तो मेरे पास बना बना खाना आपको परोस दिया गया है, तो यही m क्या होता है, स्लोप होता है, यानी ढाल होता है। तो बस यानी ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पहले ही आप निकाल सकते हो, यानी इसका स्लोप हो जाएगा 3। तो मतलब इस स्टेटमेंट से आप इसका आंसर बता सकते थे, पहला स्टेटमेंट से। दूसरा स्टेटमेंट का जरूरत आपको पड़ता ही नहीं, मगर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्स एक्सिस इज द स्लोप, तो इसका जरूरत ही नहीं है, यानी केवल 1 आपका पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा से आप निकाल नहीं सकते, यानी पहला आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो पर्याप्त है, यानी केवल 1 पर्याप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो। एक लैपटॉप 23,500 में बेचकर उस्मान को 17.5% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो 22.5% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो बता दो। तो आपको पता है कि कोई भी सीपी खुद में कितना होता है, 100% होता है। अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट उसको मिल रहा है कितना, 17.5% का, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा, 117.5% का रहा होगा। और यही चीज आपको दे रखा कितना, इसके बराबर दे रखा है। आपसे सिंपली पूछा है 22.5% का प्रॉफिट अगर बेचेगा तो कितना मिलेगा, यानी आपसे सिंपली पूछना चाह रहा है 122.5% का प्रॉफिट आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा। बात समझे, तो मैं इसको हटाता हूं, यानी इसका आपको सिंपली अगर मैं बात करूं 117.5% का वैल्यू कितना दे रखा है, 23500 दे रखा है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 117.5 हो जाएगा। आपको निकालना कितना है, 122.5% का वैल्यू। सॉल्व कर लो तो पॉइंट सब काटेंगे, पॉइंट कट जाएगा, फिर आपका 25 से काट लेते हैं, 25 चौके, और ये आपका कितने बार में कट जाएगा, 4 3 7, ये 47 बार में कट जाएगा। यहाँ 25 चौके 100, और ये 9 बार में कट जाएगा। 47 से काट देंगे कितने बार में, 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 9 5 45, 0 0 यहाँ लग जाएगा, 9 5 45, 5 चौके 20 और 24, यानी 24,500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको देखो, यदि ए और बी का अनुपात दे दिया गया, बी और सी का अनुपात दे दिया गया, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा बता दो। तो इसको जैसा चाहो आप लोग वैसा बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते हो, या फिर अगर बेसिक की बात करें तो ये हो गया ए और बी। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 45 और ये 56। ठीक है, 45 और 56 दे रखा है। उसी तरीके से बी और सी का भी अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 और 35 दे रखा है। तो हम लोग तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, तो ये 56 यहां आ जाएगा और ये 16 यहां आ जाएगा। अब आप किससे क्या पूछा था, ए और सी का अनुपात पूछा था। अब आप निकाल सकते हो ए और सी का डायरेक्ट से अनुपात, ये क्या हो जाएगा, ए का अनुपात आपका 45 इंटू 16 हो जाएगा, और सी का अनुपात 56 और 35 का हो जाएगा। अब यहाँ पर काटा छाटी सब कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से कटता हुआ कोई दिख रहा है क्या, कोई 7 से नहीं कट रहा है, तो इसको मैं कैसे काट दूं, 8 से काटूंगा 2 बार में, और ये 7 से यहाँ पर कट जाएगा। और 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, यानी 9 2 18, और ये नीचे क्या हो जाएगा 49, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड।
एक क्वेश्चन क्या बोला है, संख्याओं के कितने गुणांक पूर्ण घन है, यानी इस नंबर के हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये भी आप जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट अगर आपको बोल रहा है कि इस नंबर के कितने गुणांक यानी इस नंबर के कितने फैक्टर एक परफेक्ट क्यूब होंगे, ये आपको बताना है। बात समझ गए? तो बताओ उसके कितने होंगे। तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया, अगर आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछे या परफेक्ट क्यूब पूछे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्यूब के ऊपर ध्यान होना चाहिए। पहले देखो ये नंबर तो पहले से ही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में दे रखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2 का पावर में 10 है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो कितना आ रहा है, 3.33 आ रहा, मगर मेरा काम का केवल 3 है, क्योंकि होल नंबर आपका होना चाहिए। ये भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में बड़ी अच्छे तरीके से बताया, देख लेना। अगर आपको नहीं, अगर यहाँ नहीं समझ आया, अगर आपको कंप्लीट समझना है तो वहां पर अपन पूरा कंप्लीट ही बताया है, ठीक है। तो 10 को 3 से भाग कर देंगे तो यानी 3.33 होगा। तो हमको केवल होल नंबर चाहिए। फिर आपका अगर 3 के पावर में 7 है, तो 3 का पावर में 7 है, तो 7 को भी 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 तो आ जाएगा, बाकी पॉइंट में चल जाएगा, मेरे को होल नंबर का जरूरत है। फिर 5 के पावर में 3 है, 3 को 3 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। और 5 है फिर उसके बाद, तो 5 को भी अगर हम 3 से भाग देंगे तो भी यहाँ पर को 1 ही मिलेगा, पॉइंट में बाद बाकी रहेगा। तो हमको होल नंबर चाहिए होता है। अब क्या करेंगे, n+1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। अब सॉल्व कर लो, यानी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो गया, 48। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर स्क्वायर पूछता है कि इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो एक पूर्ण वर्ग है, तो 2 से भाग देते हैं। चलो, ऐसे ही होता है कि अगर क्वेश्चन में बहुत, अगर एग्जामिनर का दिमाग ज्यादा चलने लगेगा ना, तो वो पूछ लेगा कि बाय क्वाड्रेटिक में, यानी क्यूब मतलब पावर में 4 कितने ऐसे फैक्टर होंगे जिसके पावर में 4 होंगे, तो फिर 4 से भाग देंगे। बात समझ आ रहा। चलो, एक क्वेश्चन फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन है। क्या बोला, 2 राज्यों में दाल के एक विशेष ब्रांड का 2 वर्षों की बिक्री निम्न तालिका में दी गई है। तो आंकड़े लाखों रुपए में है, ठीक है। मतलब 2 राज्य आपको दिख रहा होगा, स्टेट 1 और स्टेट 2। 2 वर्ष भी आपको दे रखा है कि कोई दाल का, ठीक है, कोई दाल का ब्रांड आपको दिखाया जा रहा है उसका बिक्री का। जैसे कि अगर वर्ष 1 में बात करेंगे तो ये 5 है बेचा है, ये 5 मतलब लाख, 5 लाख रुपए का बेचा है दाल। और राज्य 2 9 लाख रुपए का बेचा है। वर्ष 2 में भी उसी तरीके से 7 लाख का, 10 लाख का। क्वेश्चन क्या पूछा ये देखते हैं हम लोग। बोला वर्ष 1 से वर्ष 2 तक बिक्री में अंतर का प्रतिशत क्या क्या होगा। तो देख लो अंतर कितना है। तो पहले वर्ष में अगर बात करेंगे, पहले वर्ष में मैं इसको हटाता हूं यहां से, वर्ष 1 और वर्ष 2 में, तो पहले वर्ष में अगर बात करेंगे दोनों राज्यों का, तो कितना दिख रहा है आपको, तो 9 5 14 दिख रहा है। अगर दूसरे वर्ष में बात करेंगे दोनों राज्य का, तो कितना दिख रहा है, 17 का दिख रहा है, यानी 17 लाख और 14 लाख। तो लाख का जरूरत हमको पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है वो तो ऐसे भी कट जाना है। बात समझ रहे हो। तो बस कितना का अंतर दिख रहा है, 3 लाख का अंतर दिख रहा है, यानी 3/14, यही आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो 7 14 सते 98, यानी 7 पॉइंट समथिंग होगा। तो 7 का 3 से गुना करेंगे तो 21 के नियर अबाउट जाएगा, जो कि ऑप्शन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पूरा करने का जरूरत नहीं है, जब दिखा आपको ऑप्शन नियर नियर है तब करेंगे पूरा। एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई करो जल्दी से आप लोग, ठीक है। इसको ट्राई करो, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं आगे चलता हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या बोला, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली हौद का क्रमश 2.5 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है, जबकि इस पाइप सी भरे हुए उसी हौद को 7.5 घंटा में खाली कर सकता है। तो चलो भाई, 3 पाइप है ए बी सी, ये 2.5 घंटा में भर सकता है, ये आपका 15 घंटा में भर सकता है, और ये जो सी पाइप है ये खाली कर रहा है 7.5 घंटा में। तो कुछ भी ले लो, टोटल मैं कैपेसिटी ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम या फिर कुछ भी ले लो मल्टीपल में, तो मैं 150 ले लेता हूँ सिंपली। इसका मतलब ये कितना यूनिट भरेगा, 60 यूनिट भरेगा। ये कितना यूनिट भरेगा, 10 यूनिट भरेगा। ये कितना यूनिट भरेगा, सॉरी ये खाली करेगा, तो ये कितना यूनिट खाली करेगा, तो -20 यूनिट खाली करेगा। क्लियर यहां तक। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है बस वैसा करते चलो। क्या बोला है, हौद को खाली होने पर पाइप ए बी और सी एक साथ चलाया गया, लेकिन पाइप को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया, जिसके कारण हौद को भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। तो पाइप पी कितने घंटे के लिए चलाया गया था, बताओ, ठीक है। तो देखो 3.5 घंटा का अगर बात करें, 3.5 घंटा में पूरा भर रहा है। तो अब मेरा बात का जवाब दो, तीनों पाइप साथ में चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। आपसे इतना पूछा है कि बी पाइप कितने घंटा के लिए चलाया गया था, ये आपका क्वेश्चन था।
तो अगर मैं बात करूं पहले, अगर ए पाइप देखो कि ए पाइप कितना भर रहा है, 60 यूनिट भर रहा है। अगर ये 3.5 घंटा चलेगा तो टोटल कितना यूनिट, मतलब कितना यूनिट पानी फिल कर पाएगा, तो 60 गुना 3 180 और 210 यूनिट भर पाएगा। जबकि भरना था 150 यूनिट ही भरना था, मगर आपको पता होगा सी पाइप खाली भी तो कर रहा था ना। उसी तरीके से यानी ए पाइप तो 3.5 घंटा पूरा काम करेगा, सी पाइप भी 3.5 घंटा पूरा काम करेगा। अगर ये 20 यूनिट खाली करेगा तो 3.5 घंटा में ये कितना खाली कर पाएगा, तो 20 या 60 और 60 और 10 70, यानी 70 यूनिट खाली करेगा। यानी ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो इनके बीच में देखो ये 210 यूनिट भरेगा और ये 70 यूनिट खाली करेगा, यानी नेट आपका पानी कितना भरा रहा है, 140 यूनिट ही तो भरा पा रहा है ना। बात समझे? तो बचा कितना, आपको भरना था 150 यूनिट, यानी आपको भरना था केवल, और आपको 10 यूनिट आपको और बचा है, यानी 10 मिनट। अब आप 10 यूनिट कौन भरा होगा, मुझे बताओ 10 यूनिट कौन भरा होगा, तो यानी ये बी भरा होगा। अब आपको पता है बी 1 घंटा में केवल 10 यूनिट भर पा रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटा के बाद वो आपका बी पाइप को बंद कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको अगर ये यूनिट कम बचता तो फिर ये चीज मिनट में भी आ जाता। बात समझे? तो ये सब चीज का ध्यान देना। एक क्वेश्चन इसको देखो जल्दी से, क्या बोला है, समान गति से चल रही रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। पहली व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, जबकि दूसरी व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से आपका चल रहा था। तो किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या थी, बता दो जल्दी से। तो बता दो। अब आप जानते होंगे रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड होता है क्या, जब कोई भी दो व्यक्ति या फिर कोई भी दो गाड़ी या फिर कोई एक गाड़ी या फिर कोई ट्रेन कुछ भी, अगर सेम डायरेक्शन में जब कोई दो गाड़ी चलता है या फिर कोई दो आदमी चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है। अगर वही दो गाड़ी या फिर कोई दो आदमी या फिर गाड़ी आदमी कोई भी दो स्पीड जब आपका विपरीत दिशा में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है। ये आप लोग जानते होंगे। चलो अब दूसरा चीज, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ट्रेन अगर जब आपका कोई पुल को पार करता है तो लेंथ क्या होता है, ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई। मगर जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तब उस समय डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है। क्लियर है? आदमी को पार करे चाहे कोई पोल को पार करे, उस समय सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्टेंस ट्रेन का लंबाई होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरा कांस्टेंट है क्या, आप मुझे बताओ। क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको यही चीज तो समझ में आना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखना क्वेश्चन अगर आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से बन रहा है ना, हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपको दे के ही आपसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। बात समझ रहे हो? या फिर कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट से। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो मेरा डिस्टेंस होगा यानी जो ट्रेन का लंबाई होगा वो दोनों केस में क्या होगा, बराबर ही होगा। बात समझ रहे हो? डिस्टेंस क्या होगा, आपस में दोनों केस में मेरा बराबर ही होगा। तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो मैं डिस्टेंस को ही दोनों जगह बराबर कर लेता हूं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। करना आपको इतना कुछ नहीं था, डायरेक्ट आप यहां पर करते। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब आपका स्पीड ध्यान दीजिएगा, ये चीज का ध्यान देना आपको। स्पीड अब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। तो देखो ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा तो ट्रेन का स्पीड आपको निकालना, यानी मैं S1 मान लेता हूं या फिर ऐसी मान लो सिर्फ। तो S माइनस पहला आदमी का स्पीड आपको बताया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा का, ठीक है। यानी ये रिलेटिव स्पीड हो गया, कितना समय में पार कर रहा था, उसको 6 सेकंड में पार कर रहा था, यानी ये स्पीड इनटू टाइम हो गया। उसी तरीके से अब दूसरा वाला का बात करेंगे तो S माइनस 6.3 हो जाएगा, और इसको कितना सेकंड में पार कर रहा था, 6.4 सेकंड में पार कर रहा था। यही दोनों जगह मैंने क्या किया, दोनों जगह मैंने क्या किया, ट्रेन का लेंथ को ही मैंने बराबर कर लिया। अब सॉल्व करो। अब क्वेश्चन में बचा कहां, तो सॉल्व करना बचा। तो ये 6x हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा, 6.4s हो गया। अगर ये चीज अगर यहां चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल 0.4s बच जाएगा। बोलो 0.4s बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। उसी तरीके से अगर यहां पर देखो 6 चौके 24 और ये 27 यानी -27 हो गया, और ये चीज प्लस में आ जाएगा तो 6.4 इंटू 6.3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो 40.32 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब आप इसको लेस कर सकते हो, यानी ये क्या आ जाएगा 27 13 यानी 13.32 इक्वल टू 0.4s1, यानी जो भी ट्रेन का स्पीड है। अब सॉल्व कर लो। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट यहां से हट के यहां पॉइंट लग जाएगा, 4 से डायरेक्ट काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा,
यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पर जब आपके पास स्पीड आ गया तो ट्रेन का लंबाई भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने हिंदी में केवल रखा था। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। क्या बोला, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, भुजा ए बी 15 है और भुजा बी सी आपका 20 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या फाइंड करना, साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस सी इंटू साइन सी, यानी एंगल वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी आप जैसा चाहो वैसा जल्दी जल्दी बना सकते हो। यहाँ पर मैं अगर बताऊं तो ये देखो, ये हो गया कोई मान लो आपका समकोण त्रिभुज, तो ये मैं मान लेता हूँ ये ए हो गया, ये हो गया बी, क्योंकि बी आपका 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी का भुजा आपको दे रखा कितना, ए बी का भुजा दे रखा है 15, बी सी का भुजा दे रखा है 20, तो ए सी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 15 20 25 का। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, साइन ए। अब देखो एंगल का खेल अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो आपको एंगल ए के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो साइन होता है क्या, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी मैं कह सकता हूं लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब यहां पर एंगल ए के रेस्पेक्ट में, देखो ध्यान से देखना, एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखना है। तो लंब यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 बटा कर्ण तो आपका 25 का 25 ही रहेगा, गुना कॉस ए, फिर से एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखना है। तो अब यहां पर मेरा कॉस क्या होता है, बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 25 का 25 ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। अब देखो कॉस सी और साइन सी, तो अब सी एंगल सी के रेस्पेक्ट में बताना है। तो देखो अब ये ट्रायंगल वैसी का वैसी, अब आप देखो जैसे देखते हो, ठीक है, ये ट्रायंगल को मैंने घुमाया नहीं, ठीक है। तो सी, अब सी के रेस्पेक्ट में देखना है। तो कॉस क्या होता है, फिर से बी बाई एच होता है। तो बेस क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है, आधार, यानी ये आपका 20 हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या है, 25 हो गया। अब फिर से अगर मैं साइन सी की बात करूँ तो परपेंडिकुलर, अब फिर क्या हो गया, 15 हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये कट गया, ये कट गया, खत्म हो गया, बच गया 1। ये करना था क्वेश्चन में। अच्छा ये क्वेश्चन हटाओ, यहाँ पर ये इसका वो ऑप्शन मैंने हटाया नहीं था, इसको ट्राई करो जल्दी से। क्या बोला है कि दो खंबे जिनकी ऊंचाई क्रमश 5 और 8 है, एक समतल भूमि पर लंबवत लगे हैं, यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 9 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, जल्दी से बता दो। तो ये दो ठो मैं मान लेता हूं कि कोई पोल है जिसका लंबाई आपको दे रखा है, एक का 5 दे रखा है, एक का 8 दे रखा है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी भी आपको दे रखी है, कितना, 9 मीटर की दूरी दे रखी है। आपसे उनका शीर्षों का बीच का दूरी पूछ रहा है, तो ये वाला का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आप जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि अगर ये वाला, अगर पोल का लंबाई अगर 5 है तो ये टोटल पोल का लंबाई कितना था, 8 था। तो इसका मतलब ये 5 रहा होगा और ये 3 रहा होगा। समझ आ रहा। अब चूंकि आपको पता होगा ये वाला अगर मेरा आपस में बीच का दूरी अगर 9 है तो ये भी मेरा क्या होगा, 9 होगा। बस अब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ये नहीं निकाल लोगे आसानी से। हालांकि ट्रिपलेट नहीं है, जो भी है आप बनाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कर्ण, तो 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी 81 और 9 90, यानी ये आ गया 90, यही इसका बीच का दूरी हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√10 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक क्वेश्चन इसको देखो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, एक सीवर में 280 लोग के लिए 30 दिन का हेतु पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। 26 दिन बाद 200 लोग अपने घरों को लौट गए। सीवर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, बताओ। अब यहाँ पर भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, बेसिक से बनाना बेसिक से बनाओ, या तो डायरेक्ट समझ के बना सकते हो। अब आपको पता है कि अगर 280 लोगों के लिए खुराक अगर 30 दिन के लिए है, तो अब देखो 26 दिन के बाद जा रहा है वो लोग, 26 दिन तक तो पूरा ठीक ठाक खाया ये लोग, और पीछे का मतलब सिर्फ 4 दिन पहले उसमें से 200 लोग चले जाते हैं। तो मेरे को लगता है जाने का जरूरत ही नहीं था, जब 26 दिन तक खाए हो अब तो पूरा का पूरा दिन खा लेते। तो देखो पहले तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर 280 लोगों के लिए अगर 30 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, जिसमें से 26 दिन बीत चुके हैं, तो बचे कितने दिन, 4 दिन बच गए। और 4 दिन बच गए कितने लोगों के लिए, 280 लोगों के लिए खाद्य सामग्री है। अब आपको पता है अगर अब 200 लोग निकल चुके हैं तो बचे कितने लोग, 80 लोग। अब 80 लोग x दिन तक खाएंगे वही खाद्य सामग्री। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 से काटोगे 2, और ये आपका 4 से काटोगे मतलब
मतलब 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 4 से काटोगे तो ये आपका 2 और 2 से काटोगे तो ये 14, यानी आपका 14 दिन और खुराक चलेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इसको बेसिक की बात करें तो बेसिक भी वही चीज है, बस मैंने इसको जल्दी कर दिया। आपको पता है कि अगर ये 280 लोगों के लिए 30 दिन का खुराक है तो 30 गुना 280 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोला गया कि 26 दिन तक 200 लोग, मतलब 26 दिन तक तो ठीक ठाक लोगों ने खाया, यानी 26 गुना 280 हो जाएगा, प्लस अब आपके 200 लोग जा चुके हैं, यानी 80 लोग बच गए और x दिन तक खाएंगे। यही हो गया क्वेश्चन, बात समझे? तो यही चीज को तो मैंने वहां पर लेस कर दिया था, ध्यान से देखो। ये चीज को जब आप वहां उठा के लेके आओगे तो 280 तो 280 रहेगा, तो 30 में से 26 तो चला जाएगा ना, यही तो चीज मैंने डायरेक्ट कर लिया था वहां पास। समझे मेरी बात को? तो बस आंसर हो जाएगा 14 डेज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो इसी के साथ ये भी मेरा सेट पेपर यहाँ पर खत्म होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी आने वाले दिनों में मैं क्या और सेट पेपर आपको सॉल्व कराऊं। हालांकि आपको पता है अभी तक मैंने कोई भी सेट पेपर आपको रिपीट नहीं करा रहा हूं, अलग अलग शिफ्टों का सेट पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो अभी आने वाले अगर दिनों में अगर आप बोलते हो प्रैक्टिस के तौर पर, तो मैं उसको फिर से अलग अलग ही सेट पेपर को सॉल्व कराऊंगा। बाद बाकी मेरे तरफ से मैंने आपको हर एक दिन का सेट पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया, किसी किसी के दिन के तो मैंने आपको पूरा का पूरा सेट पेपर ही मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है? तो आप लोग के ऊपर अब बच गया कि आप लोग कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। और आपको प्रैक्टिस सिर्फ रेलवे ग्रुप डी का नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, सबसे पहले आपको शुरुआत करना है आरआरबी ग्रुप डी का ही शुरुआत करना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि देखो, जब लोग पढ़ रहे होंगे ना, तब आप उस समय प्रैक्टिस करो, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। और मैं अभी भी बता रहा हूं, 25 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, मैं इस बात का गारंटी देता हूं। आपको बस प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, ठीक है? किस्मत खराब हो जाएगा, अगर आपका लक भी खराब हो जाए ना, तो 23 से 24 क्वेश्चन से आप यहां कम नहीं बनाओगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का ही खेल है। तो आरआरबी ग्रुप डी सॉल्व करना है, जितने भी रेलवे एग्जाम के आपके ऑलरेडी हो चुके थे, जैसे आरआरबी ईएलपी टेक्नीशियन, ये सब भी पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर से हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर फिर से मैं क्वेश्चन सब लेके आऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई का क्वेश्चन, एनटीपीसी का तो अब 2016 का अब नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा फिलहाल, मगर ये 2-3 आरआरबी जेई का भी साथ में जो आपका हुआ था पेपर, उसको भी जरूर से सॉल्व करना, क्योंकि वहीं से अगर आप बात करोगे ना एनटीपीसी में जो एडवांस के जो मगर ट्रिग्नोमेट्री के अगर क्वेश्चन से बात करोगे ना, जो +1 +2 का जो फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं अभी आपके एनटीपीसी एग्जाम में, वो ऑलरेडी आरआरबी जेई में पूछे जा चुके हैं उस तरीके से क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेलवे के एग्जाम का पहले तो आप प्रीवियस पेपर को प्रैक्टिस करो, मतलब करो, ठीक है? तो चलिए फिलहाल इस तरह आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।